डिनर खत्म हुआ और जूलिया ने बड़े हक से नैना की कमर में हाथ डाला और दोनों लिफ्ट के जरिए ऊपर कमरा लेने चले गए। अल्फ्रेड ने यह सारा कच्चा चिट्ठा अपने फोन में रिकॉर्ड किया और गुस्से से तमतमाता हुआ घर की तरफ भाग निकला। घर पर उसकी माँ मोनिका विदेश से वापस आ चुकी थी। मोनिका ने अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाला था और वो अपनी उम्र से काफी छोटी और गजब की खूबसूरत लगती थी। जब अल्फ्रेड घर पहुंचा तो रीता और माँ किचन में हंसी मजाक करते हुए खाना बना रही थी। मोनिका ने हंसते हुए अल्फ्रेड को छेड़ा। अरे रीता की तो शादी हो गई, अब बस तू भी कोई बढ़िया सी बहू ले आए तो मुझे भी पोते पोतियों को खिलाने का मौका मिले। रीता मुस्कुरा दी और अनजाने में अपने पेट पर हाथ रखा। उसका नन्हा सा बच्चा अब 4 महीने का होने वाला था। उसे बस यही एक उम्मीद थी कि जूलिया उसे कम से कम अपने बच्चे के पास तो रहने देगा। पर अल्फ्रेड का चेहरा उतरा हुआ था। अपनी बहन की झूठी मुस्कान देखकर उसे यकीन हो गया कि रीता इस शादी के नरक में जल रही है। तभी माँ ने बड़ी ममता से पूछा, रीता बेटा तेरा पति जूलिया कैसा है? वो तो ठीक है ना? रीता ने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान चिपकाते हुए कहा, मम्मी जूलिया ओबराय का काम आजकल एकदम टॉप पर चल रहा है। वो तो आज शाम आपके स्वागत के लिए खुद आना चाहते थे, पर क्या करें, उनका शेड्यूल इतना बिजी है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। कुछ बहुत जरूरी क्लाइंट्स के साथ उनकी मीटिंग फंसी हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। दामाद जी तरक्की कर रहे हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। किसी दिन उन्हें फुर्सत में घर पर ही दावत देंगे। मोनिका ने तसल्ली से सब्जियां काटते हुए कहा। वहीं पास खड़ा अल्फ्रेड ये सब सुनकर मनी मन मुस्कुराया, पर उसके गले से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे वो रीता के झूठ का मजाक उड़ा रहा हो। रीता ने चौंक कर उसे देखा। उसे अपने भाई का यह अंदाजा रत्ती भर भी पसंद नहीं आया। उसे लगा जैसे अल्फ्रेड की उस मुंह वाली आवाज में कोई बहुत गहरा और डरावना राज छिपा है। अल्फ्रेड का जी तो कर रहा था कि अभी के अभी सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दे। बिजी शेड्यूल और क्लाइंट्स, उसे अच्छी तरह पता था कि जूलिया किस तरह की क्लाइंट के साथ होटल के कमरे में रंगरेलियां मना रहा था। उसे अपनी बहन की हालत देखकर तरस आ रहा था, जो बेचारी माँ के सामने उस धोखेबाज पति की इज्जत बचाने में तुली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रीता सच में इतनी भोली है या जानबूझकर सच से मुंह मोड़ रही है। खैर, उसने अभी खामोश रहना ही ठीक समझा, ताकि माँ के आने की खुशी में कोई भंग ना पड़े। तीनों ने मिलकर बढ़िया डिनर किया, पर अल्फ्रेड की आंखों के सामने बार बार जूलिया की वो गंदी तस्वीरें घूम रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर लैंड्री के घर में ऐसा सन्नाटा पसरा था कि सुई भी गिरे तो धमाका सुनाई दे। लुलू आंटी यानी असली यशोदा अपनी दास्तान सुना रही थी। लैंड्रे, मुझे गलत मत समझना बेटा, जब तू पूरी बात सुनेगा तब तुझे समझ आएगा कि मुझे एक नकली पहचान के पीछे खुद को क्यों छुपाना पड़ा। आंटी ने एक भारी सांस ली। स्कूल के दिनों की बात है, मेरी एक सहेली थी जो अपने बचपन के प्यार के लिए पागल थी, पर उनके साथ पढ़ने वाली एक लड़की जो उस लड़के की सगी बहन थी, मेरी सहेली को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मेरी उस सहेली का नाम यशोदा था, उसके प्रेमी का नाम मानिक शर्मा और मानिक की बहन का नाम था अनीता। उस अनीता की एक पक्की सहेली थी जिसका नाम मोहिनी था। वो मोहिनी मानिक को अपना बनाना चाहती थी और यशोदा को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। लैंडे के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसकी अब तक की खोज के मुताबिक उसकी माँ का नाम यशोदा और पिता का नाम मानिक शर्मा था। अनिका शर्मा भी बुद्ध बनी सब सुन रही थी। उसे अब समझ आया कि लुलू आंटी उसकी माँ की सबसे करीबी दोस्त थी और इसलिए वो अक्सर छिप छिप कर उसका हालचाल लेने आती थी। आंटी ने आगे बताया, मानिक जब पढ़ाई के लिए विदेश गया तो पीछे से यशोदा प्रेग्नेंट हो गई। मानिक उस बात से बहुत खुश था और उसने अपनी बहन अनीता से कहा कि वो यशोदा का पूरा ख्याल रखे। पर जब यशोदा ने जुड़वा बच्चों को, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया, तो अनीका के अंदर का शैतान जाग गया। उसने उस लड़के को अस्पताल से चुरा लिया। अनीता मेरे पास आई। उसे ये नहीं पता था कि मैं यशोदा की जान से प्यारी सहेली हूँ। उसने मुझे नोटों की गड्डियां थमाई और कहा कि इस बच्चे का गला घोंट दो। लैंडर ने कांपते हुए बीच में ही पूछा, तो क्या आप वो अनाम औरत थी जिसने उस नवजात बच्चे को सिटी हॉस्पिटल के पास वाले अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ा था? आंटी ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया। मैंने तुझे मारा नहीं बेटा, बल्कि तेरी जान बचाने के लिए तुझे अनाथालय की पनाह में छोड़ दिया, ताकि अनीता को लगे कि तू मर चुका है। मैंने वो सारे पैसे भी अनाथालय को ही दान कर दिए।
पूरे कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। अनीका की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। उसे अब साफ दिख रहा था कि लैंड्रे कोई पराया नहीं, बल्कि उसका अपना सगा भाई है। अर्जुन ओबराय भी दंग थे। उन्होंने पहली बार नोटिस किया कि अनीका और लैंड्रे के चेहरे की बनावट में कितनी गजब की समानता है। लैंड्रे गुस्से से तमतमाता हुआ अपनी जगह से खड़ा हो गया। आप इतने सालों से सब जानती थी, आपने मुझसे मेरी पहचान छिपाई। आप कहती हैं कि आप मुझे माँ जैसा प्यार करती हैं, फिर मेरा सगा परिवार मुझसे दूर क्यों रखा? ये सब दिखावा है। आपकी ममता भी एक ढोंग है। आंटी फूट फूट कर रोने लगी। लैंडे चिल्ला रहा था। उसे उस वक्त आंटी का बलिदान नजर नहीं आ रहा था। रूपा ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर उसने उसे झटके से दूर कर दिया। तभी अनीका चीख पड़ी, चुप हो जाओ लैंडे, आंटी को ऐसे मत बोलो। उन्हें अपनी बात पूरी तो करने दो। तुम उनका साथ दे रही हो। लैंडे ने अनीका की तरफ नफरत से देखकर कहा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारा सच बता दिया, तुम उस औरत की तरफदारी करोगी जिसने तुम्हारे सगे भाई को तुमसे कोसों दूर रखा? अनीका की रुलाई फिर से फूट पड़ी और उसने अपना चेहरा अर्जुन की मजबूत कंधे में छिपा लिया। अनीका को इस तरह टूटते देख लैंडे थोड़ा ढीला पड़ा, पर उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। बस बहुत हुआ ये ड्रामा लैंडे। लुल्लू आंटी ने अपने आंसू पोंछे और पूरी मजबूती के साथ खड़ी हो गई। तू मुझ पर चिल्ला रहा है? अपनी पूरी जिंदगी मैंने तुझे उन भेड़ियों से बचाने में लगा दी जो तेरे जान के दुश्मन थे, और आज मैं तेरे लिए नकली हो गई। तुझे लगता है कि मुझे ऐसी गुमनाम जिंदगी जीने का बड़ा शौक था? नहीं, मैंने तेरी माँ को मरते दम तक ये वादा किया था कि मैं तुझे आँच नहीं आने दूंगी, और मैंने वही किया। लूलू आंटी यानी असली यशोदा जी का पारा साथ में आसमान पर था। उन्होंने डॉक्टर लैंड्रे को ऐसी बाज वाली नजरों से घूरा कि लैंड्रे की बोलती बंद हो गई। लैंड्रे ने जैसे उनकी आंखों में वो गुस्सा देखा, उसने चुपचाप अपनी नजरें जमीन में गड़ा ली। भाई साहब, उसने अपनी नैनी को आज से पहले कभी इस अवतार में नहीं देखा था। वैसे तो छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, पर तब आंटी बस 2-4 घंटे बात नहीं करती थी और लैंड्रे सॉरी बोलकर काम चला लेता था। मगर आज आज तो उनके चेहरे के सख्त तेवरों ने लैंड्रे की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी थी। मुझे माफ कर दीजिए नैनी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। लैंड्रे ने बड़े अदब से झुककर माफी मांगी। जब अनीका शर्मा ने भी बीच बिचाव करते हुए लैंड्रे की तरफ से हाथ जोड़े, तब कहीं जाकर आंटी का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ा। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा पसर गया जैसे सब पत्थर के बन गए हों। आंटी भी जैसे अब और बोलने की हिम्मत जुटा रही थी। लैंड्रे की आंखें एकदम अंगारे जैसी लाल हो गई थी। उसे अपने सगे माँ बाप की याद तड़पा रही थी। उसने अनीका की तरफ देखा और दोनों की नजरें मिलते ही जैसे बिजली सी कौंधी, जैसे दोनों के दिल एक ही तार से जुड़े हों। वे अपनी जगह से उठे और एक दूसरे के गले लग गए। अनीका तो बस दहाड़े मार मार कर रोने लगी। लहरे दिल्ली के गबरू जवान की तरह लंबा चौड़ा था, तो बेचारी अनीका बस उसके कंधे तक ही आ रही थी। लैंडे ने उसे अपनी बाहों में ऐसे भींच लिया जैसे पूरी दुनिया की खुशियां बटोर ली हों। अनीका सिसकते हुए बोली, भाई, पापा हमेशा कहते थे कि मेरा एक जुड़वा भाई था जो पैदा होते ही इस दुनिया से चला गया। वो अक्सर उदास होकर कहते थे कि काश तुम जिंदा होते। पापा ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी कमी का कांटा सीने में लेकर गुजारी है। यह कहते कहते अनीका की हिचकी बन गई। अनीका की इन बातों ने वहां मौजूद हर बंदे का कलेजा चीर दिया। चट्टान की तरह शांत बैठे अर्जुन ओबराय का दिल भी यह सुनकर पसीज गया। सोचो यार, एक बाप जो पूरी उम्र अपने बेटे की याद में तड़पता रहा, यह सोचकर कि वो मिट्टी में मिल चुका है, जबकि उसका खून उसके सामने ही जिंदा था, कामयाब था, बस नाम किसी और का लगा था। श्रीमती यशोदा की आंखों से भी टप टप आंसू गिर रहे थे। लैंडे ने अनीका के बालों को सहलाया और उसके माथे को चूमते हुए बड़े प्यार से कहा, मेरी बहन। लैंडे भावुक होकर उसे बार बार चूमता रहा। अब अर्जुन भाई को थोड़ा अजीब सा लगा, तो उन्होंने बस हल्का सा गला साफ करके ध्यान खींचना चाहा। लैंडे फौरन इशारा समझ गया और मुस्कुराते हुए अनीका को खुद से अलग किया। लैंडे बोला, अनीका, सच कहूँ तो जिस दिन तुम जीवन ज्योति अस्पताल में उस टेस्ट के लिए आई थी, तभी से मेरे दिल में एक अजीब सा खिंचाव था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक अजनबी पेशेंट की इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ, पर वो एहसास एकदम साफ और पवित्र था। काश यार मुझे पहले पता होता कि तू मेरी अपनी जुड़वा बहन है। अनीका ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, तुमने अनजाने में भी वही फर्ज निभाया जो एक सगा भाई निभाता है। और सच बताऊं,
तुम 60% पापा जैसे दिखते हो। पता नहीं मेरी अकल पर पत्थर क्यों पड़ गए थे कि मुझे पहले शक नहीं हुआ। लहने ने उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, वो इसलिए बहन क्योंकि तुम्हें यकीन दिला दिया गया था कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। फिर उसने आंटी की तरफ मुड़कर कहा, आंटी अब तो बस सारा सच उगल दीजिए। आंटी ने भारी आवाज में कहानी शुरू की। सच तो यह है बेटा कि मैं खुद को तुम्हारी माँ की मौत का गुनहगार मानती हूँ। इसी पछतावे की आग में जलते हुए मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरी रखवाली में झोंक दी। तेरी माँ को माँ की ममता से पता चल गया था कि उसका लाल जिंदा है। वो अक्सर कहती थी कि उसे अनीका के रोने के अलावा एक और बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। उसे पक्का यकीन था कि अस्पताल वालों ने कोई गोलमाल किया है। उसकी तड़प देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने उसे बता दिया कि उसका बेटा एक अनाथालय में सुरक्षित है। मैंने उसे बहुत समझाया था कि वो वहां जाकर तुझे चुपचाप अडॉप्ट ले ले, अपना हक न जताए। मुझे डर था कि अगर उस जालिम अनीता को पता चला कि तू जिंदा है तो वो दोबारा तुझे मरवाने में देर नहीं करेगी। तू बचपन में हूबहू अपने दादाजी पर गया था। पर यार अनाथालय पहुंचते ही तेरी माँ जज्बाती हो गई और शोर मचाने लगी, ये मेरा बेटा है। जब बात पुलिस और कोर्ट तक पहुंचने लगी तो उसने मानी को साथ लाने का फैसला किया। उन दोनों की शादी होने वाली थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो अनाथालय से निकली, एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया। अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त उसने मेरा हाथ अपने सिर पर रखवाया और कसम ली कि मैं उसके बेटे को ढूंढूंगी और उसे अपनी जान से बढ़कर चाहूंगी। आंटी अब फूट फूट कर रोने लगी। पूरा कमरा उनकी सिसकियों से गूंज उठा। अर्जुन ने आगे बढ़कर अनीका को संभाला और रूपा लैंडे को ढाढ़स बंधाने लगी। आंटी ने आगे बताया, मैंने अनाथालय में हाथ पैर जोड़कर विनती की कि लैंडे को किसी बहुत अच्छे परिवार को सौंपा जाए। ऐसे तुझे तेरे पालक माता पिता मिले। फिर मैंने अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ी, अपनी पहचान बदली और तेरी नैनी बनकर तेरे ही घर में काम करने लगी। मैंने कभी शादी नहीं की, अपनी सगाई तक तोड़ दी ताकि अपना वादा निभा सकूं। जब तू दिल्ली शिफ्ट हुआ तो मैं साई की तरह तेरे साथ आ गई, क्योंकि अनीका तो मानिक शर्मा की हिफाजत में सुरक्षित ही थी। उस चुड़ैल अनीता ने ही अपनी सहेली मोहिनी को मानिक के करीब भेजा था। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन कार वाले ड्राइवर को पैसे देकर तेरी माँ का कत्ल भी अनीता ने ही करवाया था। लैंडे का दिल बैठ गया। वो टूटकर बोला, इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। कम से कम मेरी माँ तो जिंदा रहती। मेरी वजह से उनकी जान चली गई। रूपा ने उसे गले लगाकर समझाया, पागल मत बन लैंडे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अगर आज तुम सही सलामत खड़े हो तो सिर्फ अपनी नैनी की वजह से। तुम्हें तो उनका ताउम्र शुक्रगुजार होना चाहिए। डॉक्टर लैंडे ने रूपा के मुलायम हाथों पर अपना हाथ रखा और हौले से सिर हिला दिया। उसे रूपा की बात एकदम सटीक लगी कि भाई अब ठंडे दिमाग से काम लेने का वक्त है। बेकार में हाय तौबा मचाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अनीका यार एक बात बता, ये अनीता और श्रीमती मोहिनी आखिर है कौन? इनका क्या लफड़ा है? लैंडे ने अपनी डबडबाई लाल आंखों से अनीका की तरफ देखते हुए पूछा। उसके स्वर में अभी वह चुभन थी जो किसी अपने के दिए जख्म से आती है। लैंडे, वो अनीता और कोई नहीं, हमारे पापा यानी मानिक शर्मा की सगी छोटी बहन थी। मतलब हमारी अपनी बुआ। पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। सुना था कि बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी मौत हो गई थी और उनका बच्चा भी नहीं बच पाया। अनीका ने भारी मन से जवाब दिया। चलो जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। लैंडे ने एक लंबी और गहरी सांस लेकर कहा। उसे मनी मन एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। जिसने दो मासूम जुड़वा बच्चों को उनकी माँ की ममता से जुदा किया, किस्मत ने उसके साथ वैसा ही हिसाब बराबर कर दिया। अनीका ने लैंडे की बात सुनकर बस एक फीकी सी मुस्कान दी। 2 सालों तक वो अपनी बुआ की मौत का शोक मनाती रही थी। उसे याद था कि बुआ उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। फिर भी वो उनके जाने पर खूब रोई थी। पर आज जब बुआ का यह खौफनाक असली चेहरा सामने आया तो उसे लगा कि उसके मरने पर आंसू नहीं बल्कि जश्न मनाना चाहिए था। उसे अपने बेचारे पापा की याद आई जो अपनी बहन के जाने पर बुरी तरह टूट गए थे। पर उन्हें क्या पता था कि जिस बहन पर वो जान छिड़कते थे उसी ने उनके घर के चिराग को बुझाकर अंधेरा किया था। और रही बात उस श्रीमती मोहिनी की, तो वो हमारी सौतेली माँ है। उसी सातिर औरत ने मुझे विवान सिंघानिया के जाल में फंसाया था। और उसकी जो छोटी बेटी रिया शर्मा, जिसे मैं अब तक अपनी इकलौती बहन मानकर जान छिड़कती थी, वो दरअसल मेरी सौतेली बहन है।
अनिका ने आगे का कच्चा चिट्ठा खोला। लैंडे ने समझदारी से सिर हिलाया और फिर अपनी नैनी की तरफ मुड़ा। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मैं जज्बातों में बह गया था और आपको समझ नहीं पाया। आपका दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा और मेरी बहन का साई की तरह ख्याल रखा और हमारी माँ से किया वो वादा मरते दम तक निभाया। श्रीमती यशोदा यानी अपनी लूलू आंटी ने बस एक प्यारी सी मुस्कान दी और सिर हिला दिया। उनके लिए तो लैंड्रे और अनिका उनकी अपनी सहेली की वो अमानत थे जिनसे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं था। अनिका, कल हम दोनों माँ की समाधि पर चलेंगे और उसके बाद पापा के पास भी हाजिरी लगाएंगे। तुझे सब रास्ते पता है ना? लैंडे ने अपनी बहन से पूछा। अनिका ने हाँ में सिर हिलाया। फिर लैंडे ने अर्जुन ओबराय की तरफ देखते हुए गुजारिश की कि भाई, अब अनिका की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसे इस सदमे से बाहर निकालने में पूरी मदद करना। अर्जुन अपनी जगह से उठे और लैंडे को कसकर गले लगाकर मुबारकबाद दी कि भाई, आखिरकार तुझे अपनी रूह का टुकड़ा अपनी सगी बहन मिल गई। उन्होंने आंटी की भी जमकर तारीफ की और बोले, आंटी, अगर आप जैसी वफादार सहेलियां इस दुनिया में हो ना, तो यह अनीता जैसे विलेन कभी सिर नहीं उठा पाएंगे। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक फोन घुमाना, मैं और अनिका आपके लिए हमेशा हाजिर है। यशोदा आंटी की आंखों में चमक आ गई। वे मुस्कुराकर बोली, मैं बहुत खुश हूँ अर्जुन कि मेरी अनिका को तेरे जैसा हीरा मंगेतर मिला है। अब तो बस मेरी एक ही हसरत है कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी की शहनाइयां गूंजे। अर्जुन ने मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, बहुत जल्द आंटी, कार्ड पहुंच जाएगा और याद रखिएगा, उस दिन आपको अनीका की माँ की जगह खड़ा होकर सारे फर्ज निभाने होंगे। यह सुनकर आंटी का चेहरा खिल उठा। जब विदाई का वक्त आया तो रूपा ने आंटी को गले लगा लिया और भावुक होकर कहा, थैंक यू आंटी, अगर आप हिम्मत ना दिखाती तो आज मेरा लैंडे मेरे साथ ना होता। आंटी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे पगली, ये तो उसकी माँ यशोदा का पुण्य था, मैं तो बस एक जरिया थी। इसके बाद तो रूपा और आंटी के बीच ऐसी बातें शुरू हुई जैसे कोई पुरानी सास बहू मिल रही हो। नीचे लिफ्ट में आते वक्त अर्जुन ने लैंडे को गौर से देखते हुए कहा, सच कहूँ भाई, तुम्हारी और अनिका की आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं, एकदम फोटो कॉपी। अनिका चहकते हुए बोली, हाँ अर्जुन, ये पापा की आंखें हैं। मैं अपनी कदकाठी और लुक्स में मम्मी जैसी हूँ, पर लैंडे तो एकदम पापा की परछाई है। हाइट भी उन्हीं की तरह शानदार है। भाई, मेरे पास पापा की बहुत सारी फोटो है, मैं सब तुम्हें दूंगी। गाड़ी के पास पहुंचकर लैंडन ने अपनी लाडली बहन को फिर से गले लगाया। अर्जुन ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में लैंडे को धक्का दिया और बोले, अबे चल, अब तेरी गर्लफ्रेंड ऊपर इंतजार कर रही है, जा और अपनी शाम हसीन कर। लैंडे पहली बार दिल खोलकर हंसा। अर्जुन को सुकून मिला कि लैंडे के गम के बादल अब छट रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के कालीसान बंगले में श्रीमती मोहिनी गुस्से के मारे अपने कमरे में शेरनी की तरह चक्कर काट रही थी। रिया शर्मा ने उसे बम फोड़ते हुए बताया था कि अनिका अब शर्मा ग्रुप के 75% शेयर की बेताज बादशाह बन गई है। ये सब मेरी ढील की वजह से हुआ है, मोहिनी दांत पीसते हुए बड़बड़ाई। मुझे उस कलमुही को तभी रास्ते से हटा देना चाहिए था जैसे उसके भाई को ठिकाने लगाया था। वो बुढ़िया अनीता तो उसे तभी जहर देकर खत्म करना चाहती थी, पर मुझे उस अनाथ लड़की पर बेफालतू में तरस आ गया था। मुझे लगा था कि जब उसका भाई मर ही चुका है तो ये क्या उखाड़ लेगी। अब वही लड़की मेरी बेटी का हक छीन रही है। नहीं, अब मुझे इस अनीका का कोई परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। रात के सन्नाटे में लैंडे के कमरे का माहौल एकदम रोमांटिक और शांत था। रूपा सोफे पर बैठी फोन देख रही थी। लैंडे जब सावर लेकर बाहर निकला तो उसने रूपा को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए पाया। तुम लड़कों की क्या बीमारी है? लड़कियों की तरह बाथरूम में इतना घंटा क्यों लगाते हो? अभी तो शाम को ही नहाए थे। रूपा ने उसकी टांग खींचते हुए मजाक किया। लैंडे ठाका मारकर हंसा और तौलिया से अपने बाल सुखाने लगा। उसे आज एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसे अपनी खोई हुई पहचान, अपनी सगी बहन और माँ का सारा सच मिल गया था। रूपा उसे एकटक देख रही थी और सोच रही थी कि किस्मत के पत्ते भी क्या खूब फेंटे गए हैं। उसका प्यार नैन्जे और उसकी सबसे पक्की सहेली अनिका असल में एक ही खून के दो कतरे निकले। रूपा ने पीछे से आकर डॉक्टर लैंडे को कसकर थाम लिया। लैंडे ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक में पूछा, अरे तुम तो इतनी जल्दी नहाकर बाहर आ गई, जैसे कोई दिल्ली का स्कूल जाने वाला लड़का हो। सच बताना, बदन पर पानी की एक बूंद भी छुई है क्या?
या बस ऐसे ही बाहर आ गई। दोनों ठाका मारकर हंसने लगे। पर जैसे ही लैंडे मुड़ा, उसकी नजरें रूपा पर ठहर गईं, जो महज एक तौलिए में लिपटी खड़ी थी। क्या तुम्हारे पास यहाँ पहनने के लिए कोई ढंग का नाइट सूट है? लैंडे ने पूछा। रूपा ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। रूपा ने शरारत में लैंडे के बाथरोब की डोरी खींचकर उसे ढीला करना चाहा, पर लैंडे ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। उसे अच्छी तरह पता था कि रूपा की इस बेताबी का मतलब क्या है, पर इस वक्त उसका दिलो दिमाग इन सब चीजों के लिए रत्ती भर भी तैयार नहीं था। वह जज्बाती तौर पर बुरी तरह टूट चुका था। माँ का सच, बहन का मिलना और बरसों की झूठी पहचान, इन सब बातों को हजम करने के लिए उसे थोड़ा सुकून और वक्त चाहिए था। रूपा, अभी नहीं प्लीज, लैने ने कहा और अपना बाथरूम वापस सलीके से ठीक करने लगा। अभी नहीं मतलब क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब क्या मैं तुम्हारा बाथरूम भी नहीं देख सकती? रूपा ने एकदम मासूमियत का नकाब ओढ़ लिया। उसने झटके से लैंड्री का हाथ हटाया और दोबारा बाथरूम खींचने की जिद करने लगी। रूपा, बस करो अब। लैंड्री का स्वर थोड़ा सख्त हो गया। वह उससे दूर हटा, दराज से नींद की एक गोली निकाली और पानी के साथ गटक गया। रूपा ने फिर हार नहीं मानी और उसे पीछे से भौं में भर लिया। लैंड्री, क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि मैं आज की रात यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए रुकी हूँ? खुशी क्यों नहीं होगी, और खासकर ऐसे वक्त में जब मैं इतना डिस्टर्ब हूँ। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए किसी मरहम से कम नहीं है। लैने ने गिलास मेज पर रखते हुए जवाब दिया। तो जान, मैं अपना पुराना कर्ज उतारना चाहती हूँ। रूपा ने उसके सीने पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाया। वह चाहती थी कि आज की रात वे अपनी दूरियों को मिटाकर एक नई शुरुआत करें। लैने ने अपनी आंखें मूंद ली और उसके हाथ थाम कर पूछा, कैसा कर्ज? वह सब समझते हुए भी अनजान बन रहा था। यही कि आज रात हम फिर से एक हो जाएं। मैं इसलिए ही तो रुकी हूँ। रूपा ने अब साफ साफ कह दिया। रूपा, मैंने कहा ना, अभी नहीं। मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। लैने ने पीछे हटते हुए दो टूक जवाब दिया। रूपा ने उसे बिस्तर पर पीछे की तरफ धकेला। लैने का आधा शरीर बिस्तर पर था और पैर जमीन पर। उसने झुंझलाकर कहा, रूपा, तुम हर बार अपनी मर्जी नहीं थोप सकती। जब मैं चाहता था तब तुमने नखरे दिखाए और मेरा अपमान किया। अब जब मेरा मन नहीं है तो तुम पीछे पड़ गई हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कठपुतली बन जाऊं? हमारा मिलन तभी होगा जब मेरा फैसला होगा। और आज रात दोबारा ये सवाल मत पूछना। मुझे चैन से सोना है। उसने रूपा को खुद से अलग किया और बिस्तर पर करवट लेकर लेट गया। तुमने तो कहा था कि तुम पुरानी बातों का गड्ढा नहीं खोदोगे, फिर पिछली बात क्यों निकाल रहे हो? रूपा ने नाराज होने का ढोंग किया। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, पर मेरी याददाश्त इतनी कमजोर भी नहीं कि भूल जाऊं तुमने उस रात मेरा कितना तिरस्कार किया था। लैंडे ने कहा और कंबल ओढ़ लिया। वह अब और कोई बहस नहीं चाहता था। रूपा सन्न रह गई। उसे अंदाजा हो गया कि लैंडे के जख्म अभी भरे नहीं है। वह खामोश रही, अपना नाइट सूट पहना और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ ओबराय मेंशन की दहलीज पर कदम रखते ही अनिका शर्मा चहक उठी। अर्जुन, मुझे अभी तक सपना सा लग रहा था कि मेरा जुड़वा भाई जिंदा है और इतने सालों से मेरे ही आसपास था। अर्जुन ओबराय ने मुस्कुराकर कहा कि बेबी उसके लिए बहुत खुश है। शायद यही कुदरत का इशारा था कि अनिका की प्रेगनेंसी के दौरान लैंडे का खिंचाव उसकी तरफ इतना ज्यादा था। वे दोनों बच्चों के कमरे में गए। लव और कुछ सोने ही वाले थे, पर अपने मम्मी पापा को एक साथ देखकर उनकी नींद उड़ गई और वे खुशी से झूम उठे। मम्मी, आप इतनी रात को कहाँ थी? लव ने अपनी मम्मी की कमर से चिपकते हुए पूछा। बेटा, मैं और पापा तुम्हारे डॉक्टर मामा लैंडे से मिलने गए थे, अनिका ने जवाब दिया। उसे लव और खुश को साथ देखकर अपना बीता कल याद आ गया। काश वो भी अपने भाई लैंडे के साथ ऐसे ही खेलती हुई बड़ी होती। मामा लैंडे हमसे मिलने कब आएंगे? उसने चहकते हुए पूछा। अर्जुन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत कम लोगों को घर बुलाया था, इसीलिए बच्चे नए लोगों से मिलने के लिए उतावले रहते थे। लैंडे तुम्हारे सगे मामा है, जैसे जूलिया चाचू हैं। अब से वे जब चाहे तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। अर्जुन ने जैसे ही ये कहा, बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। बाद में जब अर्जुन और अनिका अपने कमरे में आए तो अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं सोच रहा हूँ अनिका कि बच्चों के जन्मदिन के फौरन बाद हमें अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इतनी जल्दी? अर्जुन, अभी तो हमारी सगाई की मेहंदी भी नहीं उतरी। मैं कुछ वक्त तुम्हारी मंगेतर बनकर इस एहसास को जीना चाहती हूँ। अनीका ने अपनी सैंडल उतारते हुए लाड़ से कहा। मंगेतर से कहीं ज्यादा अच्छा है मेरी पत्नी बनना।
खैर, अगर तुम थोड़ा और इंतजार करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। शायद ऐसा हो कि तुम और लैंडे एक ही दिन शादी करो। डबल धमाका। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। जब तुम कहोगी मैं तभी तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अर्जुन ने बड़ी मोहब्बत से अनिका के माथे को चूमा। उधर लैंडे नींद की गोली के असर में गहरी नींद में खो गया था, लेकिन आधी रात को अचानक उसकी आंखें ऐसी खुली जैसे उसने कोई भयानक सच देख लिया हो। रात के सन्नाटे में जब घड़ी ने 2 बजाए तो लैंडे की आंखें अचानक खुल गईं। उसने एक लंबी जमाई ली और हाथ मारकर अपने बराबर वाली जगह टटोली, पर वहां तो बस खालीपन था। रूपा कमरे में नहीं थी। लैंडे को बड़ा अचंभा हुआ। क्या वह अब तक वापस नहीं आई? क्या बात इतनी बिगड़ गई थी? वह नींद के खुमार में लड़खड़ाते कदमों से बिस्तर से उठा और उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसने लिविंग रूम की खाक छानी, गेस्ट रूम का कोना कोना देखा, पर रूपा का कहीं अता पता नहीं था। आखिरकार उसकी नजर बच्चों के कमरे की तरफ गई। वहां का नजारा देख उसका दिल भर आया। बेचारी रूपा ठंड के मारे हाथ पैर सिकोड़ कर सोई हुई थी। खिड़की खुली रह गई थी और दिल्ली की वो कड़ाके वाली बर्फीली हवा सीधे अंदर घुस रही थी। लैंडर ने आओ देखा न ताओ फौरन खिड़की के किवाड़ भिड़ाए और उसे बड़ी लाड से अपनी गोद में उठा लिया। वह उसे वापस अपने बेडरूम में ले आया, रजाई उड़ाई और हीटर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया। रूपा इतनी थकी और गहरी नींद में थी कि उसे कानों कान खबर तक नहीं हुई। सुबह के करीब 4:30 बज रहे होंगे जब रूपा की नींद टूटी। उसने खुद को लैंड्री की मजबूत बाहों में लिपटा पाया। उसे धुंधला सा याद आया कि वह तो बच्चों वाले कमरे में सोई थी, फिर यहाँ कैसे पहुंची। उसने लैंड्री का हाथ हटाकर उठने की कोशिश की, पर लैंड्री ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसे वापस खींच लिया। अभी भी नाराजगी पाल रखी है क्या? लैंडन ने उसके कान के पास झुककर बड़ी रोमानी आवाज में पूछा। उसने रूपा का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। रूपा ने एक बार फिर पीछा छुड़ाने का नाटक किया, पर लैंडन ने उसे चूमकर सारा गुस्सा हवा कर दिया। छोड़ो मुझे, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे माफी मांगने वाले, रूपा ने बनावटी नखरे दिखाते हुए कहा, पर उसकी आंखों की चमक सब कुछ बयान कर रही थी। अरे बाबा प्लीज रूपा, आई एम सॉरी। लैंडन ने एकदम सच्चे दिल से कान पकड़ लिए। आखिरकार रूपा का पहाड़ जैसा गुस्सा पिघलकर पानी हो गया। दिल्ली की उस गुलाबी सर्दी वाली सुबह में दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे धुल गए। लैंडन ने अपना बाथरोब उतारा और दोनों के बीच की दुनिया एकदम खत्म हो गई। सब कुछ पहले जैसा हसीन हो गया। बीच में लैंडे एक पल के लिए ठिठका। उसके दिल पर नैना वाली उस पुराने लफड़े का बोझ था। वह चाहता था कि आगे बढ़ने से पहले रूपा के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दे, ताकि बाद में कोई पंगा ना हो। रूपा, मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। पर रूपा इस वक्त किसी भी सीरियस डिस्कशन के मूड में नहीं थी। उसने लैंडे के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और बोली, जो भी कहना है बाद में कहना, अभी बस मेरे पास रहो और कुछ मत सोचो। लैंडे मुस्कुरा दिया और उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ा ही सुकून भरा वक्त बिताया। लैंडे को पहली बार महसूस हुआ कि रूपा का प्यार कितना गहरा और सच्चा है। जब तूफान थम गया और दोनों शांत हुए तो लैंडे ने एक डॉक्टर होने के नाते दबी आवाज में पूछा, वैसे रूपा तुम्हारा सेफ पीरियड कब है? मेरा मतलब है डेट्स का क्या सीन है? कल ही तो खत्म हुए हैं, रूपा ने सहज भाव से जवाब दिया। लैंडे ने चैन की सांस ली कि चलो, आज कोई प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाश्ते की मेज पर आज नजारा बदला हुआ था। श्रीमती यशोदा, लुलू आंटी भी उनके साथ बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतुष्टि थी। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने लैंड्रे को उनके असली खानदान का सच बताकर अपने सीने का बोझ हल्का कर लिया था। लैंड्रे ने अपनी नैनी की तरफ देखा और पहली बार उन्हें एक नए रिश्ते के साथ पुकारा, आंटी। आंटी का चेहरा मानो दिवाली की दिए की तरह चमक उठा। उन्हें वो सुकून मिला जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता, क्योंकि लैंडन उन्हें ठीक उसी मान के साथ आंटी कहा था जैसे अनिका शर्मा कहती थी। हाँ लैंडन बेटा, कहो क्या बात है? क्या आज आप हमारे साथ मम्मी और पापा श्री मानिक शर्मा की समाधि पर चलेंगी? अनिका का भी कॉल आया था। उसका ड्राइवर उसे लेकर बस पहुंचता ही होगा। लैंडन ने पूछा। आंटी के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता छा गई। वे धीमी आवाज में बोली, नहीं बेटा, आज नहीं। मैं कल ही तुम्हारी माँ की समाधि पर मत्था टेक कर आई थी। तुम जाओगे तो वहां तुम्हें मेरे चढ़ाए हुए ताजा फूल मिल जाएंगे। और जहां तक तुम्हारे पिता मानिक शर्मा की बात है, तो सच कहूँ तो मेरा उनसे कभी कोई ऐसा खास ताल्लुक नहीं रहा।
इसलिए मैं कभी उनकी समाधि पर नहीं गई। किसी और दिन फुर्सत में तुम्हारे साथ चलूंगी, पर आज तुम दोनों भाई बहन ही जाओ और अपने माता पिता के साथ कुछ वक्त बिताओ। लैंडन ने उनकी बात का मान रखा और चुपचाप से रिला दिया। तभी अचानक घर की डोरबेल गूंजी। शायद अनिका शर्मा अपनी गाड़ी लेकर नीचे खड़ी थी या ऊपर आ चुकी थी। लैंडे दरवाजा खोलने के लिए लपका ही था कि रूपा फुर्ती से बोली, अरे रुको डॉक्टर साहब, मैं खोलती हूँ। जैसे ही किवाड़ खुले, सामने अनिका शर्मा खड़ी थी। दोनों पक्की सहेलियों ने एक दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे बरसों की बिछड़ी हो। अनिका ने रूपा को ऊपर से नीचे तक निहारा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। रूपा आज कुछ ज्यादा ही खिली खिली और ग्लो कर रही थी। अनिका को याद नहीं आ रहा था कि उसने अपनी सहेली के चेहरे पर ऐसी रौनक पहले कभी देखी हो। जैसे ही रूपा मुड़ी, अनिका ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली और कान में फुसफुसाते हुए चुटकी ली। बड़ी चमक रही है आज, जरा मुझे भी तो बता, इस नूर का राज क्या है? कौन सी क्रीम लगा ली रात भर? रूपा खिलखिलाकर हंस दिया और अनिका को आंख मारते हुए अंदर ले आई। अनिका ने उसकी टांग खींचना जारी रखा। देख रही हूँ कि मेरे भाई ने रात भर कितनी कड़ी मेहनत की है। वैसे पैर वैर ठीक सलामत है ना? ठीक से चल तो पा रही है? और वह ठहाका मारकर हंसने लगी। रूपा ने शर्माते हुए अपनी नजरें नीची की और धीरे से कहा, तेरा भाई बहुत प्यारा है अनिका। उसे पता था कि अनिका सब ताड़ चुकी है और बस उसे के मजे लेने के लिए उसे छेड़ रही है। अनिका ने हंसते हुए जवाब दिया, आखिर खून किसका है? मानिक शर्मा का बेटा है, टसन तो होगा ही। दोनों सहेलियां हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। अनिका ने सबसे पहले यशोदा आंटी के पास जाकर उनके गाल चूमे और बड़े लाड से गुड मॉर्निंग कहा। आंटी का चेहरा भी खिल उठा और उन्होंने बड़े प्यार से अनीका का माथा सहलाया। इसके बाद अनीका लैंड्रे के पास पहुंची और पीछे से उसके कंधों से लिपट गई। उसने अपना चेहरा लैंड्रे के गले के पास टिका दिया। लैंड्रे मुस्कुराया और अपनी बहन को वो हक जताने दिया। रूपा को यह सब देखकर जरा भी जलन नहीं हुई। आखिर वो उसकी सगी जुड़मा बहन जो थी। लैंड्रे ने प्यार से पूछा, कैसी है मेरी लाडली बहन? अनीका अपनी कुर्सी खींचकर जमी और बोली, एकदम फर्स्ट क्लास मेरे प्यारे भाई। उसने लैंड्रे के हाथ से वाइन का गिलास लिया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। फिर उसमें दोबारा भरकर भाई को थमा दिया। रूपा ने बीच में पूछा, अनिका कुछ नाश्ता वास्ता करेगी? मुझे लगा तू घर से डटकर आई होगी, फिर भी औपचारिकता के लिए पूछ लिया। शुक्रिया मेरी जान, पर मैं हैवी ब्रेकफास्ट करके ही निकली हूँ। अनिका ने लैंड्रे की तरफ मुड़ते हुए कहा, भाई अर्जुन ने माफी मांगी है। सुबह 7 बजे उसकी कोई बहुत जरूरी मीटिंग फंसी थी, इसलिए जब मैं गहरी नींद में थी तभी वो चुपचाप निकल गया। उसने कहा था कि वो तेरे साथ जरूर आता, पर काम ऐसा था कि टाल नहीं सकता था। नाश्ते के बाद दोनों भाई बहन अपने माता पिता की समाधि पर जाने के लिए तैयार हुए। आंटी ने दरवाजे तक छोड़ते हुए दोनों की बलाएं ली और माथा चूमा। जब वे नीचे उतरे तो लैंडन ने रूपा का हाथ थाम रखा था और अनीका उनके पीछे चल रही थी। अनीका को अपने भाई और अपनी सबसे पक्की सहेली के बीच की यह केमिस्ट्री देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। वह मन ही मन दुआ कर रही थी कि इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। लैंड्री आज एकदम जेंटलमैन लग रहा था। उसने एक बेहतरीन डिजाइनर सूट और चमचमाते लेदर के जूते पहने थे। अनीका ने गौर किया कि उसके जूते बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अर्जुन पहनता है। उसे ताज्जुब हुआ कि क्या लड़कों के फैशन के बारे में उसकी नॉलेज इतनी कम है। आखिर वो कभी किसी भाई के साथ बड़ी जो नहीं हुई थी। लिफ्ट से बाहर आते ही लैंडन ने पूछा, अनीका मेरी कार में चलेगी या अपने ड्राइवर के साथ? अनीका ने कहा कि वो अपनी गाड़ी में आगे चलेगी और लैंडे पीछे पीछे आ जाए। फिर लैंडे रूपा की तरफ मुड़ा, जान तुझे ऑफिस छोड़ दूं? रूपा ने लैंडे का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं लैंडे, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हम तुम्हारी मम्मी और पापा से मिलने जा रहे हैं। अगर वे आज जिंदा होते तो मेरे सास ससुर होते। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके चरणों में जाऊं और उन्हें बताऊं कि मैं तुम्हारी जीवन संगनी हूँ। लैंडे का दिल भर आया। उसने भावुक होकर रूपा को सीने से लगा लिया। अनीका की आंखें भी भीग गईं। उसे लगा कि रूपा उसके माता पिता के लिए कितनी कमाल की बहू साबित होती। लैंडे ने रूपा के लिए कार का दरवाजा खोला और वे निकल पड़े। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले लैंडे ने रूपा का हाथ चूमकर कहा, हर मोड़ पर मेरा साथ निभाने के लिए शुक्रिया रूपा। करीब 20 मिनट की ड्राइव के बाद वे कब्रिस्तान पहुंचे। दिल्ली की सर्दी और वहां का सन्नाटा अजीब सी उदासी फैला रहा था। अनीका ने बताया कि उनकी माँ की समाधि
एक कोने में है, जबकि पापा की दूसरी तरफ। वे सबसे पहले अपनी माँ की समाधि पर गए। अनीका ने फूलों का एक वैसा ही सुंदर गुलदस्ता लैंडे को भी पकड़ा दिया जैसा उसके पास था। लैंडे को तब एहसास हुआ कि वो जज्बातों में फूल लाना तो भूल ही गया था। रूपा, मुझे माफ करना, मैं तेरे लिए अलग से बुके नहीं ला पाई, अनीका ने कहा। रूपा ने मुस्कुराकर कहा, अरे पगली, इसकी क्या जरूरत है। मैं और लैंडे एक साथ मिलकर फूल चढ़ाएंगे। जैसे वे समाधि के सामने खड़े हुए, अनीका के सब्र का बांध टूट गया। पत्थर पर लगी अपनी माँ की वो हंसती मुस्कुराती तस्वीर देखकर लैंडे का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आंखों के सामने जैसे कोई पुरानी फिल्म चलने लगी। वो माँ जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला, पर कभी गोद में लेकर दुलार नहीं पाई। अनीका रोते हुए बोली, कैसी हो मम्मी? देखो, आज मैं आपके उसी बेटे को लेकर आई हूँ, उस लाडले को जिसे उन दुश्मनों ने आपसे जुदा कर दिया था। आज वो खुद आपसे मिलने आया है। अनीका सिसक सिसक कर रो रही थी। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसकी माँ साथ होती तो उसकी जिंदगी का हर दिन दिवाली जैसा होता। रूपा ने अनीका को सहारा दिया, जो दुख के मारे कांप रही थी। लैंडे अपनी माँ की तस्वीर को एकटक निहारता रहा। एक डॉक्टर होने के नाते वो समझ सकता था कि एक औरत पर क्या गुजरती है जब उसका बच्चा जन्मते ही छीन लिया जाता है। यशोदा ने लेबर पेन सहा, बच्चे की पहली किलकारी सुनी, और उसे कभी सीने से चिपकाने का मौका नहीं मिला। उसे झूठ बोला गया कि बच्चा मर गया, और जब उसने सच ढूंढ निकाला तो उसे ही मौत के घाट उतार दिया गया। मम्मी, लैंडे के गले से बस यही एक शब्द फूट सका, और उसकी आवाज पूरी तरह रुन गई। रूपा ने गौर किया कि डॉक्टर लैंडे भी खामोशी से आंसू बहा रहा था। उसने जब लैंडे की आंखों में वो नमी देखी तो वह एक पल के लिए चकरा गई कि आखिर इस वक्त किसे संभाले। अनीका शर्मा के रोने की आवाज तो दिल्ली की गलियों की तरह शोर भरी और तेज थी, लेकिन लैंडे अंदर ही अंदर किसी पुराने किले की तरह ढह रहा था। रूपा के मन में कसमकस थी, क्या वह अनीका का हाथ छोड़कर लैंडे को सीने से लगा ले, या अपनी सहेली के साथ ही खड़ी रहे। आखिरकार उसने समझदारी से फैसला किया। वह अनीका को थामे रही और लैंडे को अपनी बातों से हौसला देने लगी। उसने लैंडे की तरफ देखकर बड़ी धीरज से कहा, खुद को संभालो लैंडे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी माँ आज ऊपर से तुम्हें देख रही होंगी और उनका दिल बाग बाग हो रहा होगा। लेकिन यार, अगर वो तुम्हें पहली बार अपनी समाधि पर यूं बच्चा बनकर रोते देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस वक्त तुम्हें अपनी बहन की ढाल बनना चाहिए। लैंडे ने जैसे तैसे खुद को काबू किया तो अनीका दोबारा अपनी माँ की तस्वीर से बतियाने लगी। मम्मी, कल ही आपकी जान से प्यारी सहेली यशोदा आंटी ने हमें एक दूसरे का सच बताया। उन्होंने बताया कि हम दोनों आपकी कोख से जन्मे वही जुड़वा बच्चे हैं जिन्हें दुनिया ने अलग कर दिया था। देखो मम्मी, ये लैंडे है। मैं इसे कुछ समय से जानती तो थी, पर यह नहीं पता था कि ये मेरा भाई खोया हुआ भाई है। पापा ने तो हमेशा यही कहा कि वो पैदा होते ही अल्लाह को प्यारा हो गया, इसलिए मैंने कभी उसे ढूंढने की जहमत ही नहीं उठाई। अनीका सुबकते हुए आगे बोली, मम्मी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। भले ही मौत ने आपको हमसे छीन लिया, पर आपके जाने से हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो गई थी। हमें पता है कि आप वहीं कहीं बादलों के पार से हमें देख रही हैं, और हम वादा करते हैं कि मरते दम तक आपको ऐसे ही याद करेंगे। अब बारी लैंडे की थी। उसने एक नज़र अपनी बहन पर डाली और फिर माँ की समाधि की ओर मुड़ा। उसने भारी गले से कहा, मम्मी, काश मेरी वजह से आपकी जान ना गई होती, तो मैं चाहता था कि काश उस दिन आपकी जगह मैं ही मिट्टी में मिल गया होता। अगर आप होती तो अनीका की जिंदगी में इतनी उदासी ना होती। शायद आपके और भी बच्चे होते जो मेरी कमी पूरी कर देते। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पर उन सब चीज़ों पर मेरा क्या जोर। लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मुझे मेरी बहन मिल गई है। वो सालों से मेरे आसपास ही थी, पर मैं उसे पहचान नहीं पाया। मुझे जिंदगी देने के लिए शुक्रिया मम्मी। भले ही मेरा बचपन आपके आंचल की छांव में ना बीता हो, पर अब से मेरी जिंदगी का हर जश्न आपकी यादों के नाम होगा। आई लव यू मम्मी। लैंडे ने फिर रूपा को इशारा करके अपने पास बुलाया। रूपा पास आई तो लैंडे ने बड़े गर्व से अपनी माँ से कहा, मम्मी, मुझे नहीं पता अनीका ने आपको बताया या नहीं, पर उसकी सगाई अर्जुन ओबराय नाम के एक शानदार बंदे से हुई है। वो इतना नेक है कि आपको बहुत पसंद आता। और ये रूपा है मेरी गर्लफ्रेंड। मैं बहुत जल्द इसे अपनी मंगेतर बनाने वाला हूँ। अब मैं जो कुछ भी बनूंगा आपको यहाँ आकर जरूर बताऊंगा। चारों तरफ सन्नाटा था, तभी लैंडे फूल चढ़ाने लगा तो रूपा ने उसे टोक दिया। उसने खुद आगे बढ़कर
मम्मी, आपसे मिलकर रूह को सुकून मिला। लहंदे जैसा अनमोल बेटा देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं अनिका को तो स्कूल के दिनों से जानती हूँ और लहंदे से कुछ महीने पहले मिली थी, पर ये दोनों ही बंदे सोने जैसे खरे हैं। लहंदे मेरे लिए वो खजाना है जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहती, और अनिका मेरी वो सहेली है जो मेरी जान है। जैसे उन तीनों ने मिलकर समाधि पर फूल रखे, कब्रिस्तान में अचानक ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका आया। अनीका और रूपा के बाल हवा में ऐसे उड़ने लगे जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। लहंदे को रेंगटे खड़े कर देने वाला एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसकी माँ की रूह उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। मुझे महसूस हो रहा है कि मम्मी हमें साथ देकर बहुत खुश है, लहंदे ने मुस्कुराते हुए कहा। अनीका ने भी हामी भरी। वे तब तक वहां खड़े रहे जब तक कि हवा शांत नहीं हो गई। जाते जाते अनीका ने अपनी माँ की तस्वीर पर फिलाइन खींच दी और लहंदे ने सम्मान में अपना सिर झुकाया। वहां से निकलते वक्त लैंड्रे का मन एकदम हल्का हो गया था। उसे ऐसी शांति मिली जिसे दिल्ली की रईसी भी नहीं खरीद सकती थी। उसे लगा कि उसकी माँ बरसों से उसकी राह देख रही थी। अनीका ने समाधि पर रखे एक दूसरे ताजा फूल की ओर इशारा किया। लगता है यहाँ हाल ही में कोई और भी हाजिरी लगा कर गया है। लैंड्रे मुस्कुराया और बोला, हाँ लुलू आंटी कल ही आई थी। इसके बाद वे मानिक शर्मा की समाधि पर गए। वहां भी उन्होंने जज्बाती वक्त बिताया। अनीका ने अपने पापा से कहा कि वो हमेशा कहते थे कि उनका बेटा मर चुका है, पर आज वो खुद अपने भाई को उनके पास लेकर आई है। फूल चढ़ाते वक्त लैंड्रे ने गौर किया कि उसकी शक्ल हूबहू उसके पिता से मिलती है। अब लैंड्रे के दिल का बोझ एकदम उतर चुका था। रूपा ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में कहा, सुनो भूलना मत, मुझे भी हमेशा साथ लाना होगा। लैंड्रे ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे अब तो वो तुम्हें पहचान गए हैं, अब तो तुम अकेली भी यहाँ आ सकती हो। वे तीनों ऐसे हंसने लगे जैसे मानिक और यशोदा वहीं खड़े उनकी बातें सुन रहे हो। गाड़ियों के पास पहुंचकर लैंडे ने अपनी बहन के माथे को चूमा और फिर उसे विदा किया। अनीका के जाते ही लैंडे रूपा पर प्यार लुटाने लगा। वो तो जैसे भूल ही गया कि उसे हॉस्पिटल भी जाना है। रूपा ने उसे धीरे से पीछे धकेला और हंसते हुए कहा, अरे ओ मजनू भाई, हमें ऑफिस भी जाना है, कुछ काम धंधा करना है या नहीं। लैंड्रे फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। गाड़ी स्टार्ट करते ही रूपा ने लैंड्रे की तरफ तिरछी नजरों से देखा और पूछा, वैसे तुम मुझे कुछ जरूरी बताने वाले थे ना? क्या बात थी वो? अचानक डॉक्टर लैंडे के चेहरे पर जैसे ताला लग गया। रूपा ने दोबारा कुरेदा कि भाई, वो क्या बात थी जो तुम बताने वाले थे? पर लैंडे को अब अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा था कि उसने ये जिक्र छेड़ा ही क्यों। रूपा ने उसे तिरछी नजरों से देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले भी उसने कुछ बताने का वादा किया था, और आज सुबह भी जब वे एक दूसरे के करीब थे तभी उसने बीच में रुककर कहा था कि उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। यह अचानक आई चुप्पी रूपा को बुरी तरह खटक रही थी। उसने मुंह तो बनाया पर जुबान नहीं खोली। उसके दिमाग में हजारों घोड़े दौड़ रहे थे। क्या लैंडे उसे अंधेरे में रख रहा है, या फिर उसकी पुरानी जिंदगी का कोई ऐसा काला राज है जिससे उनका ये नया नवेला रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। क्या तुम आज दोपहर लंच पर मिल सकती हो? लैंडे ने गाड़ी चलाते हुए अपना पूरा ध्यान स्टीयरिंग पर टिका दिया। उसने ठान लिया था कि वह उसी वक्त पूरी हिम्मत जुटाएगा और रूपा के सामने अपने अतीत का एक एक पन्ना खोल कर रख देगा। कोशिश करूंगी, रूपा ने संक्षिप्त जवाब दिया। उसे पक्का नहीं था कि ऑफिस में काम का कितना पहाड़ होगा। लैंडेड ने बात खत्म करते हुए कहा, अगर हम साथ लंच कर पाए तो मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। फिर हमारे बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। इसके बाद दोनों के बीच ऑफिस पहुंचने तक ऐसा सन्नाटा रहा जैसे कोई तूफान आने वाला हो। लैंडेड ने उसे गेट पर छोड़ा और एक छोटा सा विदाई चुंबन किया, और तब तक वहीं अपनी गाड़ी के पास जमा रहा जब तक रूपा कंपनी के अंदर ओझल नहीं हो गई। दूसरी तरफ रीता की हालत खराब हो रही थी। वह अपनी माँ के घर से सीधे ऑफिस पहुंची थी। पिछली रात उसने जूलिया ओबराय को एक मैसेज तक करने की जहमत नहीं उठाई थी कि वह रात भर बाहर रहेगी। उसे इस बात पर कोई हैरानी नहीं थी कि जूलिया ने उसे एक बार भी फोन करके नहीं पूछा। जूलिया को उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, वह मरे या जिए, उस आदमी को क्या फर्क पड़ता था। लेकिन रीता ने अपनी माँ और भाई से यह सफेद झूठ बोला था कि जूलिया को सब पता है। बेचारी माँ मोनिका तो जूलिया के गुणगान गा रही थी कि दामाद जी कितने समझदार और प्यार करने वाले हैं, जो अपनी पत्नी को मायके में वक्त बिताने दे रहे हैं। अल्फ्रेड सब देख रहा था पर वो खामोश रहा।
उसे पता था कि जूलिया ने रीता को रुकने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी होगी ताकि वो बाहर दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करने की पूरी आज़ादी मिल सके। ऑफिस पहुंचते ही रीता की किस्मत ने पलटी मारी। उसके पेट में अचानक इतना भयानक दर्द उठा कि उसकी जान निकलने लगी। उसने सोचा कि वह घर जाकर आराम करेगी और फिर डॉक्टर को दिखाएगी, पर जैसे ही वह अपनी सीट से उठी, उसे नीचे गीलापन महसूस हुआ। वह तुरंत बाथरूम की तरफ भागी और वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां ब्लीडिंग हो रहा था। रीता बुरी तरह दहल गई। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था उसके और उसके अजन्मे बच्चे के साथ। अब उसे घर नहीं, सीधे अस्पताल पहुंचना था। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया, सहकर्मी से इमरजेंसी का बहाना बनाया और बॉस को बाद में कॉल करने की बात कहकर ऑफिस से भाग निकली। रीता के पास कोई ड्राइवर नहीं था। इतने जानलेवा दर्द के बावजूद वह खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और दूसरे से वह स्टीयरिंग संभाल रही थी। उसकी कार सड़क पर इधर उधर डगमगा रही थी। लोग हॉर्न मार रहे थे और गालियां दे रहे थे, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका एक ही मकसद था, अस्पताल पहुंचना। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका गर्भपात हो रहा है। उसकी स्कर्ट खून से पूरी तरह भीग चुकी थी और वह गर्माहट उसे डरा रही थी। वह दर्द के मारे चीखने ही वाली थी कि तभी जूलिया ओबराय का वीडियो कॉल आ गया। रीता ने पहले तो इसे इग्नोर किया, पर जैसे ही वह अस्पताल की पार्किंग में पहुंची, उसने फोन उठा लिया। वह जूलिया के सामने एकदम नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही थी, पर जूलिया का चेहरा देखते ही उसके अंदर नफरत का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसे लगा कि अगर आज बच्चा चला गया तो वह इस दरिंदे से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? रीता ने जहर बुझी आवाज में पूछा। जूलिया दरअसल सुबह अपनी प्रेमिका नैना के पास से घर लौटा था। जब नौकरानी ने बताया कि मालकिन रात भर नहीं आई, तो उसे बुरा लगा। भले ही उनके बीच प्यार न बचा हो, पर एक ओबराय बारिश के पिता होने के नाते उसे यह बात खली। उसे अंदर से एक बेचैनी भी महसूस हो रही थी, जैसे उसका बच्चा खतरे में हो। पर वीडियो कॉल पर रीता को सामान्य देखकर उसे लगा कि यह बस नाटक कर रही है। रीता ने करवाट से कहा, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान होगे जिसे मेरी मदद चाहिए, तो मैं मदद मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगी। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बस इतना याद रखना कि मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में है। मेरे लिए बस वही जरूरी है। जूलिया ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया। रीता के शरीर में दर्द की ऐसी लहरें उठी कि उसे पसीना आने लगा। उसने दांत पीसकर पूछा, फोन क्यों किया? तुम कल रात घर नहीं थी। मुझे फर्क नहीं पड़ा तुम कहाँ मर रही हो, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे बच्चे को पेट में लेकर किसी और मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, तो याद रखना मैं क्या कर सकता हूँ। अपना ये गंदा खेल जरा संभल कर खेलना। जूलिया ने नीचता की हद पार करते हुए धमकी दी। रीता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हें लगता है कि दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह ही गंदा और गिरे हुए चरित्र का है? उसने गुस्से में फोन काट दिया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। अस्पताल पहुंचते ही उसके पैर जैसे पत्थर के हो गए। वह कार से उतरने की हालत में भी नहीं थी। उसने पास से गुजरती एक महिला को इशारा किया। वह महिला रीता की पीली पड़ती आंखें और खून से सनी स्कर्ट देखकर तुरंत अस्पताल के अंदर भागी। कुछ ही पलों में दो नर्सें व्हील चेयर लेकर बाहर आईं और उन्होंने देखा कि रीता कार के अंदर तड़प रही थी और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। अस्पताल की नर्सों ने जैसे तैसे रीता को संभाला और व्हील चेयर पर टिका दिया। उस जानलेवा दर्द और खौफ के साए में रीता को अगर किसी की याद आई, तो वो थी अनीका शर्मा। अस्पताल के ठंडे गलियारों से गुजरते हुए उसने कांपते हाथों से अनीका का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजते ही अनीका ने तुरंत कॉल उठा लिया। इससे पहले कि अनीका हेलो बोल पाती, दूसरी तरफ से रीता की ऐसी चीख सुनाई दी जो कलेजा चीर दे। मैं मर रही हूँ अनीका। इसके बाद बात आगे बढ़ती, उससे पहले ही एक नर्स ने रीता के यहाँ से फोन छीन लिया और कॉल कट गई। अनीका झटके से अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। रीता, ओ रीता, क्या हुआ तुझे? तू ये मरने मरने की बातें क्यों कर रही है? वो पागलों की तरह चिल्लाई, पर फोन डेड हो चुका था। अनीका की सिटी पिटी गुम हो गई। उसे समझ आ गया कि मामला बहुत संगीन है। वो बदहवास होकर भागती हुई अर्जुन ओबराय की केबिन की तरफ गई, पर अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अर्जुन भाषण पेल रहे थे। अर्जुन ने एक सेकंड के लिए अनीका को देखा, पर मीटिंग के चक्कर में कुछ बोल नहीं पाए। अर्जुन के असिस्टेंट पास्कल ली ने अनीका के चेहरे की हवाइयां उड़ते देख लीं और उसे बाहर आने का इशारा किया।
अनीका ने अर्जुन को हाथ से इशारा किया कि वो जा रही है। उसने बाहर पास्कल को फटाफट बताया कि रीता की जान खतरे में है और वो उसे ढूंढने जा रही है। अनीका ने तुरंत रीता की लोकेशन ट्रैक की, जिससे पता चला कि वो एक अस्पताल में है। उसने बिजली की फुर्ती से लिफ्ट ली और ड्राइवर को हुक्म दिया कि गाड़ी सीधे अस्पताल की तरफ भगाए। पूरे रास्ते वो रीता का नंबर मिलाती रही, पर दूसरी तरफ से बस खामोशी मिल रही थी। अस्पताल पहुंचते ही रीता को सीधा स्त्री रोग विभाग में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब जांच की तो उनके भी पसीने छूट गए। स्थिति एकदम हाथ से बाहर थी। उसकी गर्भनाल फट चुकी थी और कोख का पानी खून के साथ बह रहा था। रीता की जान बचाने के लिए फौरन ऑपरेशन करना ही इकलौता रास्ता था। जहां तक बच्चे का सवाल था, उसका खेल खत्म हो चुका था। भ्रूण की मौत हो चुकी थी और अब सारा जोर बस रीता को मौत के मुंह से बाहर निकालने का था। रीता को जब ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया जाने लगा तो वो दर्द के मारे पूरी तरह सुध-बुध खो चुकी थी। वहां कोई सगा संबंधी नहीं था जो कागजात पर साइन कर सके। डॉक्टरों के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क था, पर जान बचाने के लिए उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। 4 डॉक्टर उसे लेकर फौरन अंदर चले गए। तभी अनीका वहां पहुंची। उसने जैसे ही थिएटर के ऊपर की वो लाल बत्ती जलती देखी, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने एक नर्स का हाथ पकड़ लिया और पागलों की तरह पूछा, मेरी सहेली रीता वो यहाँ है ना? नर्स ने सिर हिलाया। तभी डॉक्टर बाहर आए। अनीका ने रुआंसी होकर पूछा, डॉक्टर मेरी दोस्त कैसी है और उसका बच्चा? डॉक्टर की खामोशी ने अनीका के दिल पर पहाड़ तोड़ दिया। उधर मीटिंग खत्म होते ही अर्जुन का ध्यान अनीका की तरफ गया। पास्कल ने बताया कि अनीका किसी बड़ी इमरजेंसी में अस्पताल भागी है। अर्जुन ने तुरंत कॉल किया। जब कॉल उठी तो दूसरी तरफ से अनीका की आवाज नहीं, बल्कि उसके सिसकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन का दिल बैठ गया। अनीका, क्या हुआ? तू कहाँ है? अर्जुन अपना दूसरा फोन उठाते हुए केबिन से बाहर निकला। रीता, बच्चा। उसने अपना बच्चा खो दिया अर्जुन। उसकी अपनी जान भी दांव पर लगी है। अनीका फोन पर बुरी तरह हकला रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। अर्जुन ने उसे डांडस बंधाया और कहा कि वो अभी आ रहा है। अनीका ने जाते जाते अर्जुन की माँ श्रीमती करुणा को भी अस्पताल पहुंचने को कह दिया। अर्जुन को इस बात का गहरा दुख हुआ। वो बच्चों से बहुत प्यार करता था और उसे उम्मीद थी कि जूलिया का बच्चा घर में खुशियां लाएगा। पर क्या उस जूलिया को इसकी भनक भी थी? अर्जुन को लगा कि ये खबर जूलिया को खुद उसे देनी चाहिए। वो गुस्से में जूलिया के केबिन की तरफ बढ़ा। ना कोई नॉक, ना कोई तमीज। उसने सीधा लात मारकर दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर अर्जुन की रूह कांप गई और घृणा से उसका सिर चकरा गया। जहां रीता अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी, वहीं जूलिया अपनी मिस्ट्रेस नैना के साथ अयासी की कीचड़ में डूबा था। जूलिया और नैना सोफे पर एकदम ही नीच और आपत्तिजनक हालत में थे। जूलिया की बेल्ट और जिप खुली हुई थी और वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका था। अर्जुन को अचानक सामने देखकर दोनों के तो जैसे प्राण ही सूख गए। नैना ने शर्म के मारे अपना मुंह जूलिया के सीने में छुपा लिया। उसे लगा कि आज उसकी इज्जत और करियर दोनों का कचरा हो गया, क्योंकि खुद प्रेसिडेंट ने उसे इस नग्न अवस्था में पकड़ लिया था। अर्जुन की आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो रही थी। जूलिया हकलाते हुए बोला, भाई प्रेसिडेंट, आप? वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर वो उड़ता तो नैना की सारी शर्मिंदगी जग जाहिर हो जाती। अर्जुन वहां से टस से मस नहीं हुआ। उसकी नजरें सोफे के पास पड़े नैना के अंतवस्त्रों पर गई और उसे जूलिया की इस गंदी फितरत पर ऐसी घिन आई कि उसका जी खराब हो गया। जूलिया को अब समझ में आ रहा था कि उसने अपने ही पैर पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। नैना ने पहले ही कहा था कि वो थकी हुई है, पर जूलिया की हवस उस पर सवार थी। उसे लगा कि वो सच में अपनी अकल घास चरने भेज चुका था। अनीका शर्मा अस्पताल के वेटिंग रूम के एक कोने में दुबक कर बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर ऐसी सूज गई थी जैसे अंगारे हों। वह अपने घुटनों को सीने से सटाए हुए ठुड्डी पर हाथ रखे किसी गहरे सदमे में डूबी थी। तभी वहां श्रीमती करुणा बदहवास हालत में पहुंची। अनीका की हालत देखकर करुणा जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्हें लगा कि यार, ये लड़की उनके बेटे अर्जुन के लिए एकदम परफेक्ट है। कितनी नेक और जज्बाती है। जैसे ही अनीका ने करुणा जी की आवाज सुनी, उसने सिर उठाया और भागकर उनके सीने से लग गई। मम्मी! अनीका उनके कंधे पर सिर रखकर ऐसे पपक पड़ी जैसे कोई छोटा बच्चा हो। करुणा उसे सहलाने लगी ताकि उसकी हिचकी बंद हो सके।
रीता को क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोल, करुणा ने घबराकर पूछा। अनीता के हलक में बस इतना निकला, मम्मी रीता का ऑपरेशन चल रहा है। अनीका की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उन्हें बता सके कि घर का चिराग बुझ चुका है। वह ऐसी मनहूस खबर अपने मुंह से नहीं देना चाहती थी। जूलिया कहाँ है? करुणा ने इधर उधर देखा। उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम इस घड़ी में तो वह अपनी पत्नी के साथ होगा। तभी अर्जुन ओबराय अपनी डेडली आंखों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे जूलिया ओबराय ऐसे चल रहा था कि जैसे उसे जबरदस्ती घसीट कर लाया गया हो। अनीका भागकर अर्जुन के गले लग गई। अर्जुन ने उसे कसकर थाम लिया और उसे जी भरकर अपना गम हल्का करने दिया। अर्जुन को सबसे ज्यादा गुस्सा जूलिया पर आ रहा था। इस बंदे को अस्पताल लाने तक ये भी नहीं पता था कि आखिर माजरा क्या है। अर्जुन को लगा कि जूलिया जैसे पत्थर दिल इंसान के लिए अनीका के कीमती आंसू एकदम बेकार हैं। करुणा ने अपने दोनों बेटों को देखा। अर्जुन का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वहीं जूलिया एकदम उखड़ा उखड़ा और चिढ़ा हुआ सा लग रहा था, जैसे उसका कोई बहुत जरूरी काम रुक गया हो। जूलिया, ये सब क्या तमाशा है? करुणा ने पूछा। उन्हें लगा था कि जूलिया परेशान होगा, आखिर वो बाप बनने वाला था। जूलिया ने झुंझलाते हुए कहा, अरे मम्मी, मुझे क्या पता क्या हुआ है। अर्जुन भाई ने बस हुक्म दिया कि मेरे पीछे हो ले, तो मैं आ गया। अब यहाँ खड़ा तो हूँ, और क्या चाहिए? उसने एक लंबी उबासी ली। करुणा का पारा साथ में आसमान पर चढ़ गया। दिमाग ठिकाने है तेरा? क्या ये जगह तुझे कोई मॉल या सिनेमा हॉल दिख रहा है? अगर तेरा भाई तुझे खींच कर यहाँ लाया है तो क्या तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ होगा? तुझे पता भी है कि तेरी पत्नी रीता अंदर मौत से लड़ रही है। हमें तो ये भी नहीं पता कि बच्चा बचेगा या नहीं। करुणा अपने बेटे पर बुरी तरह गरज पड़ी। जूलिया वहां अकड़ में हाथ जेब में डाले खड़ा था, जबकि अनीका का रो रो कर बुरा हाल था। अनीका ने मनी मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उसे अर्जुन जैसा हीरा मिला, जूलिया जैसा पत्थर नहीं। रीता ऑपरेशन थिएटर में है? क्या मतलब? जूलिया जैसे अचानक नींद से जागा। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। तब तो वो एकदम चकाचक लग रही थी। उसने एक बार भी नहीं कहा कि उसे कोई तकलीफ है। फिर अचानक ये सब क्या हो गया? और मेरा बच्चा कैसा है? किसी ने उसे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तभी थिएटर की लाल बत्ती बुझ गई। दरवाजा खुला और हेड सर्जन बाहर आए। करुणा और अनीका एक साथ उनकी तरफ झपटी। डॉक्टर, वो कैसी है? ऑपरेशन कामयाब रहा, वह अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने ऐलान किया। जैसे ही वे जाने लगे, करुणा जी ने फिर पूछा, और बच्चा, मेरा पोता तो ठीक है ना? डॉक्टर रुका और जूलिया की तरफ देखा। बच्चे का पिता कौन है? जी, मैं हूँ, जूलिया ने आगे बढ़कर कहा। डॉक्टर ने जूलिया को ऐसी सख्त नजर से देखा जैसे उसे वहीं भस्म कर देंगे। आई एम सॉरी, बच्चा नहीं बच सका। वह काफी समय से बहुत गहरे तनाव और डिप्रेशन में थी। वह खुश नहीं थी और उसकी यही मानसिक हालत इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी है। यह कहकर डॉक्टर वहां से निकल गए। करुणा वहीं सोफे पर ढह गई। ओबराय खानदान का वारिस दुनिया देखने से पहले ही चला गया था। उन्हें पता था कि जूलिया ने रीता को कभी इज्जत नहीं दी। शायद वही दुख उसे अंदर ही अंदर खा गया। करुणा फूट फूट कर रोने लगी। जूलिया अपनी जगह पर सुन खड़ा रहा। उसका बच्चा चला गया था, वो बच्चा जिसे खिलाने के उसने न जाने क्या क्या सपने देखे थे। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा फिर से खुला और एक डॉक्टर हाथ में एक छोटा सा बॉडी बैग लेकर बाहर आया। उसने पूछा, इस महिला का पति कौन है? अर्जुन ने जूलिया की तरफ इशारा किया। जूलिया एक रोबोट की तरह आगे बढ़ा और कागजों पर दस्तखत कर दिए। डॉक्टर ने वो बैग जूलिया की तरफ बढ़ाया। जूलिया 2 कदम पीछे हट गया। उसने उस बैग को लेने से साफ मना कर दिया। वह अपने ही बच्चे के अवशेषों को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अर्जुन ने जूलिया की एक कायरता देखी और घृणा से अपनी नजरें फेर ली। जनाब, ये आपके बच्चे के अवशेष हैं, इन्हें ले लीजिए। डॉक्टर ने दोबारा जूलिया को उसे थामने को कहा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।